हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के आपको बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे रशिया में फंसे भारतीयों का मामला। विदेश मंत्रालय ने दिलाया भरोसा, जल्द वापसी के प्रयास जारी। जी हां दोस्तों, बताएंगे रशिया में फंसे कई भारतीय नागरिक जंग लड़ने को किया गया मजबूर, जिस पर भारत सरकार हुई सख्त। साथ ही साथ आपको बताएंगे आर्मेनिया में भिड़ेंगे भारत और पाकिस्तान। चीनी J-70 लड़ाकू विमान का शिकार करेगा हिंदुस्तानी शिकारी, कैसे दोस्तों। साथ ही साथ आपको बताएंगे फिर एक बार चर्चा में आया पाकिस्तानी लाल टोपी का जहरीला बयान, कहा भारत के साथ हल लड़ाई गजवाए हिंद। जी हाँ, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर इस दिन बिहार जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। दोस्तों, एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, बस बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का जमकर समर्थन करते और मानते हैं कि भारतीय सेना विश्व की नंबर 1 सेना है। तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो पहली बड़ी खबर की बात करते हैं, जहां रूस में फंसे हैं कई भारतीय नागरिक, जंग लड़ने को किया गया है मजबूर, जिसके बाद अब भारत सरकार ने जारी कर दी नई एडवाइजरी। और साथ में कह दिया विदेश मंत्रालय ने भरोसा दिलाते हुए कि जल्द वापसी का प्रयास जारी है, संपर्क में है भारतीय सरकार। बता दें, रशिया में फंसे भारतीयों के मामले में विदेश मंत्रालय ने मदद का भरोसा दिलाया है। सरकार ने कहा है कि रूसी सेना के साथ सपोर्ट स्टाफ के रूप में काम कर रहे लोगों को सुरक्षित भारत लाने का प्रयास किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सरकार रूसी सेना में सहायक कर्मचारियों के रूप में कार्यरत भारतीयों को जल्द मुक्त कराने के लिए मॉस्को से लगातार संपर्क में बनी हुई है। भारत ने अपने नागरिकों से कहा है कि रशिया के साथ जारी युद्ध के कारण हिंसाग्रस्त इलाकों में जाने से बचें। विदेश मंत्रालय का बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई है कि कुछ भारतीय युद्धग्रस्त इलाकों में रूसी सेना के सहायक के रूप में काम कर रहे हैं। जायसवाल ने कहा कि सरकार इस बात से अवगत है कि कुछ भारतीय रूसी सेना में सहायक पदों पर नौकरी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मॉस्को में भारतीय दूतावास नियमित रूप से इस मामले पर संबंधित रूसी अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीयों की शीघ्र वापसी के प्रयास किए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, आपको बता दें इस मामले पर ओवैसी ने भी बयान जारी किया। दोस्तों, हैदराबाद निवासी सुफियान के परिवार ने केंद्र सरकार के साथ साथ विदेश मंत्रालय से रशिया में फंसे युवकों को सुरक्षित निकालने और एजेंटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मुद्दे पर केंद्र से रूसी सरकार के साथ बातचीत करने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट साझा करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार को रूसी सरकार से चर्चा करनी चाहिए। रूस यूक्रेन युद्ध में फंसे 12 युवाओं को वापस लाना चाहिए। जिसके बाद दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया है कि हम लगातार उन फंसे नागरिकों के लिए भारतीय दूतावास संबंधित रूसी अधिकारी से लगातार संपर्क में है। बहरहाल दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी क्या निजी राय है, कमेंट में लिखकर अवश्य बताएगा। और किन किन को लगता है कि मोदी सरकार है वाकई में उन भारतीयों को वापस भारत लाकर ही दम लेगी, जो मानते कमेंट में लिखकर अवश्य बताएगा। नेक्स्ट खबर आपको बता दें, जहां पर आर्मेनिया में भिड़ेंगे भारत और पाकिस्तान। चीनी J-70 लड़ाकू विमान का शिकार करेगा हिंदुस्तानी शिकारी। जी हां दोस्तों, अजरबैजान और तुर्की की साजिश के शिकार आर्मेनिया में भारत तथा पाकिस्तान के दो बड़े हथियार आमने सामने हो सकते हैं। अजरबैजान की सेना ने पाकिस्तान से $1.6 अरब में J-17C फाइटर जेट खरीदने का सौदा किया है। ये पाकिस्तान के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा है। इस J-17C फाइटर जेट को पाकिस्तान ने चीन की तकनीकी मदद से बनाया है। एक तरफ जहां अजरबैजान, चीन और पाकिस्तान से मिलकर बनाए हुए J-17 फाइटर को खरीदने जा रहा है, वहीं आर्मेनिया की सेना भारत की शरण में पहुंच गई है। पिनाका रॉकेट सिस्टम के बाद अब आर्मेनिया भारत के साथ आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद कर चुका है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अगली खबर बता दें, फिर चर्चा में आया पाकिस्तानी लाल टोपी का जहरीला बयान। भारत को लेकर क्या कहा आपको बता दें, भारत में इस समय गजवाए हिंद चर्चा में आ गया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR ने वेबसाइट पर जारी फतवे को लेकर कानूनी कार्रवाई की मांग की। इस्लामिक शिक्षा केंद्र दारुल उलूम देवबंद के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान में इसको लेकर बेहद पहले से ही बात हो रही है। पाकिस्तान में लाल टोपी के नाम से मशहूर जैद हामिद को कट्टरपंथ और हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने के लिए जाना जाता है। भारत में गजवाए हिंद की बात उठते ही फिर एक बार इसका बखान सुर्खियों में आ गया है। इसमें वो कहता दिखाई दे रहा है कि भारत के साथ हर लेवल पर जंग गजवाए हिंद है। पाकिस्तान के बोल न्यूज पर जैद हामिद ने एक इंटरव्यू में कहा था कि गजवाए हिंद किसी एक जंग का नाम नहीं है, बल्कि भारत के मुशरिकों से होने वाली हर जंग गजवाए हिंद में शामिल है। इसका आगाज मोहम्मद बिन कासिम से हुआ। महमूद गजनवी भी गजवाए हिंद की मुहिम में शामिल होते थे। अहमद शाह अब्दाली से लेकर अब पाकिस्तान आर्मी जो लगातार हिंदुस्तान के मुशरिकों के साथ जंग में है, ये सब गजवाए हिंद की अलग अलग मुहिम के नाम है। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में से लाल टोपी के बयान का आप क्या जवाब देंगे, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, ताकि इस लाल टोपी को अकल आती दिखाई दे जाए। साथ ही साथ आपको अगली खबर बता दें, चीन का नाम लिए बिना बोला श्रीलंका, कहा तीसरे देश को अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत की सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए नहीं करने देंगे। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका के विदेश राज्य मंत्री थरका बालासुरिया दिल्ली में रायसीना डायलॉग के 9वें संस्करण में शामिल होने के लिए भारत आए हुए थे। उस दौरान उन्होंने एशिया नेट न्यूज एबल से बात की। उन्होंने भारत और श्रीलंका के संबंधों पर बात की। श्रीलंका के विदेश राज्य मंत्री थरका बालासुरिया ने कहा कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी तीसरे देश द्वारा भारत की सुरक्षा चिंताओं को खतरे में डालने के लिए नहीं करने देंगे। उन्होंने कहा कि भारत को अपनी सुरक्षा के बारे में चिंतित नहीं होना चाहिए। हम भारत के बढ़ते कद को जानते हैं और हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। श्रीलंकाई मंत्री ने ये सारी ऐसे वक्त में कही जब
कुछ दिन पहले ही मालदीव ने चीनी जासूस जहाज को अपनी समुद्री इलाके में रुकने में मदद की थी। इसके अलावा बीते साल अक्टूबर में श्रीलंका ने चीन के जासूसी जहाज को अपने समुद्री क्षेत्र में रुकने की इजाजत दी थी। जी हाँ दोस्तों, हालांकि भारत ने उस वक्त इस पर आपत्ति जाहिर की थी, लेकिन श्रीलंका को मजबूरी में ऐसा करना पड़ा था। लेकिन इस साल जब चीन ने फिर से श्रीलंका से अपनी जासूसी जहाज रोकने की अनुमति मांगी तो श्रीलंका ने अपने जल क्षेत्र में चीनी अनुसंधान पोत के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस बार श्रीलंका ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि भारत ने पड़ोसी देश को वित्तीय और भौतिक सहायता प्रदान की थी। जी हाँ, आपको बता दें, एशियानेट न्यूज एवर के संवाददाता ने श्रीलंका के विदेश राज्य मंत्री थरका बालासूरिया से पूछा क्या चीन का अभी भी श्रीलंका में प्रभाव है। इस पर उन्होंने कहा कि दोनों देश हमारे मित्र हैं, लेकिन भारत के मामले में हमारे बीच एक विशेष संबंध है और ये एक सभ्यतागत कड़ी है। अगर आप महावंश पढ़ते हैं, श्रीलंका के लोग भारत से आए थे। श्रीलंका एक बौद्ध देश है और बौद्ध धर्म भारत से आया है। ये दो देशों के बीच बड़े भाई और छोटे भाई के रिश्ते की तरह बहुत मजबूत है। जी हाँ, अब ऐसे में दोस्तों श्रीलंका ने चाहे जिस मन से ये बात कही हो, लेकिन बातें बहुत अच्छी कही है। और वाकई में अगर आप भी मानते हैं कि श्रीलंका धीरे धीरे सुधरता जा रहा है और भारत के साथ वाकई में संबंध को और प्रगाढ़ और मजबूत करता नजर आ रहा है, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर आपको बता दें, जहां सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, दुनिया के दो सबसे प्रभावी मुस्लिम देशों ने भारतीयों को दिया बड़ा तोहफा। मुझे भी क्या लेंगे इस चीज से सीख। बता दें, सऊदी अरबिया और यूएई ने भारतीयों के लिए विशेष वीजा का ऐलान किया है। दुबई ने 5 साल के मल्टी एंट्री वीजा की घोषणा की है, जो तो सऊदी की ओर से 96 घंटे के फ्री वीजा का ऐलान किया गया है। वीजा पर ऑफर कर दोनों ही देश पर्यटकों को आकर्षित करने की ओर देख रहे हैं, जिससे उनके यहाँ ज्यादा लोग पहुंचे और अर्थव्यवस्था को फायदा मिले। दो बड़े मुस्लिम देशों सऊदी अरबिया और यूएई की ओर से ये ऑफर ऐसे समय आया है जब भारत और मालदीव के बीच रिश्ते तनावपूर्ण है। मालदीव के समुद्र तट भारतीय पर्यटकों के काफी ज्यादा पसंदीदा रहे हैं, लेकिन हालिया तनाव के बाद मालदीव जाने वाले भारतीयों की संख्या में गिरावट देखी गई है। नेक्स्ट खबर बता दें, इसी से जुड़ी, जहां टेंशन के बीच हिंद महासागर में भारत मालदीव के बीच दिखाई दी है भारी दोस्ती, श्रीलंका भी आया साथ। जी हां, समुद्री सुरक्षा और पारस्परिकता बढ़ाने एवं हिंद महासागर क्षेत्र में उभर रही चुनौतियों की पहचान करने के लिए भारतीय तटरक्षक बल, मालदीव और श्रीलंका के जवान 4 दिवसीय त्रिपक्षीय अभ्यास कर रहे हैं। मालूम हो कि भारत और मालदीव के बीच पिछले कई महीनों से तनावपूर्ण हालात हैं। भारतीय तटरक्षक बल का पोत समर्थ और ICGS अभिनव के साथ श्रीलंकाई नौसेना का पोत समुद्र बृहस्पतिवार को दोस्ती 16 युद्धाभ्यास के लिए यहाँ पहुंचे। युद्धाभ्यास 22 फरवरी से 25 फरवरी तक चलेगा और बांग्लादेश इसमें पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल हो रहा है। तटरक्षक बल का हेलीकॉप्टर ICGS डोर्नियर भी त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती में हिस्सा ले रहा है। जी हाँ, तो वहीं मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स ने बृहस्पतिवार की देर शाम भारतीय तटरक्षक बल के अपर महानिदेशक M परमेश का गर्म जोशी के साथ स्वागत किया और दिखाई दिया दोस्तों की वाकई में इस टेंशन के बीच भी कहीं ना कहीं भारत मालदीव के बीच दोस्ती नजर आती दिखाई दी है। नेक्स्ट खबर आपको बता दें, जहां अमेरिका ने रशिया पर लगाए 500 से अधिक नए प्रतिबंध, रूसी विदेश मंत्रालय ने भी लिया कड़ा एक्शन। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने शुक्रवार को रशिया के खिलाफ नए सिरे से 500 से अधिक नए प्रतिबंधों का ऐलान किया है। इसके पीछे की वजह यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ने और रशिया के विपक्षी नेता अलेक्सी नवलनी की हिरासत में मौत बताई गई है। अमेरिकी प्रेसिडेंट के मुताबिक इस नियम के तहत नवलनी की मौत के जिम्मेदार लोगों और रशिया सेना को निशाना बनाया गया है। बाइडेन के बयान के अनुसार ये प्रतिबंध सुनिश्चित करते हैं कि दूसरे देश पर आक्रामकता दिखाना और घरेलू स्तर पर दमन करना रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए भारी कीमत चुकाने जैसा है। अमेरिका ने रशिया के करीब 100 फर्मों और व्यक्तियों पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। यही नहीं, यूरोपीय संघ ने भी रूस के करीब 200 कंपनियों और व्यक्तियों पर प्रतिबंध का ऐलान किया है। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के बाद रूसी विदेश मंत्रालय का भी बयान सामने आया है। जारी किए गए बयान में रशिया ने कहा कि रूस में प्रवेश से प्रतिबंधित यूरोपीय संघ के अधिकारियों और नेताओं की सूची को और बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट खबर बता दें, ब्रिटिश पार्लियामेंट में कश्मीरी पत्रकार याना मीर ने पाकिस्तान को जमकर धोया। क्या कहा दोस्तों, आपको बता दें, भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने से बाज नहीं आ रहे पाकिस्तान को एक बार फिर दो टुक जवाब मिला है। कश्मीर की रहने वाली पत्रकार याना मीर ने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए जमकर लताड़ लगाई है। ब्रिटेन की संसद में बोलते हुए याना मीर ने पाकिस्तानी एक्टिविस्ट मलाला यूसुफजई से अपनी तुलना को खारिज करते हुए कहा है कि मैं मलाला नहीं हूं, मैं अपने देश में सुरक्षित हूं। पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए मीर ने कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और मैं वहां स्वतंत्र और सुरक्षित हूं। इस दौरान उन्होंने युवाओं के विकास में भारतीय सेना के प्रयासों की भी सराहना की। नेक्स्ट खबर बता दें, श्रीलंका की अदालत का सबसे बड़ा फैसला, 18 भारतीय मछुआरों को किया रिहा, 2 नाव चालकों को 6 महीने की कैद। जी हाँ, श्रीलंका की कोर्ट के फैसले के बाद 18 भारतीय मछुआरों को रिहा किया गया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि इस महीने की शुरुआत में श्रीलंकाई जल क्षेत्र में कथित रूप से अवैध शिकार करने के आरोप में 18 भारतीय मछुआरों को पकड़ा गया था। इन्हें अब रिहा कर दिया गया है। मछुआरों को 7 फरवरी को उत्तरी श्रीलंका के जाफना में डेफ्ट द्वीप के तट से गिरफ्तार किया गया था। जाफना में मजिस्ट्रेट ने गुरुवार को 18 मछुआरों को रिहा करने का आदेश दिया। हालांकि अवैध रूप से मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल की गई नावों के 2 चालकों को 6 महीने की कैद का आदेश भी दिया गया। अदालत ने इन नावों को भी जब्त करने का आदेश दिया है। नेक्स्ट खबर बता दें, NIA ने 2 फरार बांग्लादेशियों को दबोचा, कर्नाटक में छिपे हुए थे, अब तक 14 हुए गिरफ्तार। जी हाँ, बांग्लादेश के रास्ते भारत में मानव तस्करी से जुड़े लोगों पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA की कार्रवाई लगातार जारी है। NIA ने बांग्लादेश मानव तस्करी मामले में 2 फरार
बांग्लादेशियों नागरिकों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों आरोपी बीते कई दिनों से फरार चल रहे थे और एनआईए द्वारा इन्हें पकड़ने के लिए बड़े स्तर पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा था। आखिरकार एनआईए ने इन दोनों फरार बांग्लादेशियों को कर्नाटक से गिरफ्तार किया है और इन दोनों के जरिए दोस्तों कुल 14 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी है। नेक्स्ट खबर बता दें, पीएम मोदी के मिसाइल मैन जयशंकर जी की ऐसी तारीफ, शो में बजने लगी तालियां। आपको बता दें भारत के लिए बड़े ही गर्व का पल। जी हाँ, विदेश मंत्री जयशंकर जी अपनी हाजिर जवाबी और कूटनीति की दुनिया में भारत के रुतबे को मजबूती के लिए जाने जाते हैं। चाहे रशिया यूक्रेन युद्ध हो या चीन से तनातनी, जयशंकर जी ने हर संकट में भारत की आवाज पूरी दुनिया के सामने मजबूती से रखा है। केवल रखा ही नहीं बल्कि सवाल पूछने वालों को करारा जवाब भी दिया है। विशेषज्ञ भी जयशंकर जी की जमकर तारीफ करते हैं। कुछ ऐसा ही आज रायसीना डायलॉग में हुआ जब शो होस्ट कर रहे समीर सरन ने जयशंकर जी को भारतीय विदेश नीति का थिंक टैंक बता दिया। जैन ने जैसे ही जयशंकर के लिए थिंक टैंक शब्द का इस्तेमाल किया, वहां जोरदार तालियां बज उठी। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही कार्यक्रम की शुरुआत हुई, शो होस्ट सरन ने कहा कि डॉक्टर जयशंकर विदेश मंत्री नहीं है बल्कि एक थिंक टैंक है। वो विदेश मंत्री बनने का केवल भाव दिखाते हैं। उनके ये बोलते ही मोदी के मिसाइल मैन के लिए वहां जमकर तालियां बजने लगी। इसके बाद जब जयशंकर जी ने बोलना शुरू किया तो उन्होंने शो होस्ट सरन को कहा कि धन्यवाद आपका कि आप थिंक टैंक को गंभीरता से लेते हैं। बहरहाल दोस्तों, आपको बता दें जयशंकर जी वो विदेश मंत्री है जो अपने तर्कों से सामने वाले की पूरी तरीके से बोलती बंद कर देते हैं और अब उनकी तारीफ करना वाकई में भारत की साख को दर्शाता है। दोस्तों, ये दिखाता है कि आज भारत को कितने आगे लेकर जा चुके हैं जयशंकर जी और हर एक भारतीय। बहरहाल दोस्तों, जयशंकर जी को इसके लिए आप लोग भी कमेंट में इस तारीफ के लिए कांग्रेचुलेशन अवश्य कहिएगा। नेक्स्ट खबर आपको बताते हैं, जहां पर गाजा युद्ध का असर नहीं, भारत को हथियारों की लगातार सप्लाई कर रहा दोस्त इजराइल मिसाइलें, लड़ाकू ड्रोन जैसे हथियार दे रहा भारत को लगातार। जी इजराइल बीते 4 महीने से ज्यादा समय से गाजा पट्टी में युद्ध में उलझा हुआ है। गाजा में जारी लड़ाई के बावजूद इजराइल का भारत को सैन्य निर्यात प्रभावित नहीं हुआ है। अपने सबसे बड़े रक्षा खरीदार भारत को इजराइल तय समय पर सभी हथियारों की आपूर्ति कर रहा है। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक मामले के करीबी इजराइल और भारतीय के सूत्रों ने यह जानकारी दी है। भारत ने पिछले दशक में इजराइल से $2.9 बिलियन के सैन्य हार्डवेयर का आयात किया है। इसमें रडार, निगरानी और लड़ाकू ड्रोन और मिसाइलें शामिल है। जी हाँ, अगली खबर बताते हैं, चीन ने अमेरिका पर किया साइबर हमला, यूएस में मोबाइल नेटवर्क ठप होने से मच गया हड़कंप। जी हाँ, दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में एटीटी नेटवर्क डाउन होने से हड़कंप मच गया है। कई जगह बड़े पैमाने पर आउटेज की सूचना मिली है। हालत यह है कि कई जगहों पर इंटरनेट सेवा भी ठप हो गई है। इस वजह से ग्राहक किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं। इसी बीच चीन के साइबर हमले करने की चेतावनी दी जा रही है। फ्लोरिडा के सीनेटर ने चीनी साइबर हमले को लेकर चेतावनी दी है। अमेरिका में कई जगहों पर सेल फोन बंद होने की शिकायत भी मिली है। मोबाइल फोन सेवा ठप होने से मोबाइल फोन ने काम करना बंद कर दिया क्योंकि नेटवर्क गायब हो गया। नेक्स्ट खबर बता दें, पुतिन ने उड़ाया परमाणु बम बरसाने वाला बॉम्बर, बोले तो TU-160M। दहशत में नाटो भारत खरीदेगा रूसी महाविनाशक हथियार। बता दें, यूक्रेन युद्ध के बीच रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को अपने सबसे घातक और आधुनिक सुपरसोनिक परमाणु बॉम्बर TU-160M में उड़ान भरकर दुनिया में खास करके पश्चिमी देशों को बड़ा संदेश दिया है। पश्चिमी देशों का दावा है कि रशिया के हथियारों का खजाना खाली हो रहा है। अब पुतिन ने अपने सबसे घातक परमाणु बॉम्बर में उड़ान भरकर और उसकी फैक्ट्री को दिखाकर अपनी परमाणु क्षमता से दुनिया का परिचय करवाया है। रशिया के इस परमाणु बॉम्बर का नाटो का कोड नेम ब्लैक जेट है। रशिया का ये बॉम्बर सोवियत जमाने का है, लेकिन अब रशिया ने इसे एकदम आधुनिक बनाया है। ये रूसी बॉम्बर लंबी दूरी तक परमाणु हमला करने वाली मिसाइलों से लैस है। दोस्तों, क्या भारत को ये रूसी महाविनाशक हथियार खरीद लेना चाहिए? क्या कहते हैं आप लोग? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर भारत ने भगवान बुद्ध का पवित्र अवशेष थाई पीएम को सौंप दिया। थाईलैंड के प्रधानमंत्री को दे दिया। दोस्तों, बैंकॉक में स्थापना 9 दिन श्रद्धांजलि दे सकेंगे। बता दें, भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को बैंकॉक के राष्ट्रीय संग्रहालय से रॉयल ग्राउंड सनम लुआंग में ले जाया जा रहा है। थाईलैंड में धूमधाम से इस शोभा यात्रा को आयोजित किया जाता है। भगवान बुद्ध के इस पवित्र अवशेषों को शुक्रवार को बैंकॉक के रॉयल ग्राउंड सनम लुआंग में स्थापित किए जाने के मौके पर थाईलैंड के प्रधानमंत्री श्रीरेखा थाविसिन, बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ औरलेकर और केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार उपस्थित रहे। नेक्स्ट खबर बता दें, प्रधानमंत्री बना नहीं कि पाकिस्तान फिर से उठाएगा भीख का कटोरा, अब कर्ज चुकाने के लिए रगड़ेगा नाक। बता दें, गले तक कर्ज में डूबे पाकिस्तान ने कंगाली की हालत में आम चुनाव कराए। चुनाव के बाद अभी सरकार बनी तक नहीं कि पाकिस्तान के भावी प्रधानमंत्री एक बार फिर IMF की शरण में पहुंचने वाले हैं। ब्लूमबर्ग न्यूज ने एक पाकिस्तानी अधिकारी के हवाले से गुरुवार को बताया कि पाकिस्तान की आने वाली सरकार अपना बकाया अरबों का कर्ज चुकाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कम 6 अरब डॉलर का नया कर्ज मांगने वाली है। रिपोर्टों में कहा गया है कि पाकिस्तान IMF के साथ इस फंड के लिए बातचीत करना चाहेगा। दोनों पक्षों के बीच ये बातचीत मार्च या अप्रैल में शुरू होने की उम्मीद है। अगली खबर बता दें, पाकिस्तान से खबर आ रही है, पूर्व कमिश्नर ने चुनाव में धांधली के आरोप ले लिए वापस। कहा, PTI ने दिया था खास ऑफर। जी हां, रावलपिंडी के पूर्व कमिश्नर लियाकत अली चट्टा ने पाकिस्तान में 8 फरवरी को हुए आम चुनाव में धांधली से जुड़े अपने सभी आरोपों को वापस लेते हुए कहा कि वो इसके लिए बेहद शर्मिंदा है। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने ये कदम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
के एक नेता के साथ तालमेल कर उठाया था। जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार चट्टा ने पाकिस्तान चुनाव आयोग को दिए एक बयान में कहा कि मैं अपने किए काम की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं और किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई के लिए अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करता हूं। तो वहीं चट्टा ने अपने आरोपों को वापस लेते हुए खुलासा किया है कि यह सब इमरान खान की पीटीआई के साथ तालमेल के तहत किया गया था, क्योंकि इसके बदले भविष्य में मेरे लिए आकर्षक पदों की पेशकश की गई थी। नेक्स्ट खबर बता दें, भारत निभा सकता है जंग रोकने में अहम भूमिका, रूसी हमलों पर यूक्रेन का सबसे बड़ा बयान। बता दें, रशिया और यूक्रेन में जंग को 2 साल पूरे हो रहे हैं। जंग में हत्याएं भी कम नहीं हुई है। जहां रशिया ने यूक्रेन के कई शहरों को नेस्तनाबूद किया है, तो वहीं यूक्रेन ने भी रूस पर पलटवार कर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। इस जंग का निकट भविष्य में कोई अंत नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि इसी बीच यूक्रेन ने इस जंग को रोकने में भारत की भूमिका पर बहुत बड़ा बयान दिया है। रशिया और यूक्रेन में जारी जंग के बीच यूक्रेन की उप विदेश मंत्री इरिना बोरोवेट्स ने भारत को ग्लोबल साउथ की आवाज बता दिया है। दोस्तों, साथ ही उन्होंने कहा कि रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान खोजने में भारत को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। अगली खबर बता दें, अमेरिका में भारतीय छात्रा जाह्नवी की मौत पर बड़ी खबर, राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने की जांच की मांग। जी अमेरिका में भारतीय छात्रा जाह्नवी कांडुला की मौत के मामले में राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने जांच की मांग की है। राज्यसभा सांसद ने शुक्रवार को छात्रा की मौत के मामले में विदेश मंत्री जयशंकर जी को पत्र लिखा है। अपने पत्र में छात्रा की मौत के मामले में लिए तत्काल कार्रवाई की अपील की। राज्यसभा सांसद के अनुसार मीडिया रिपोर्ट से पता चला कि 23 वर्षीय जाह्नवी कांडुला को 23 फरवरी 2023 को सिएटल में अमेरिकी पुलिस वाहन चालक डेव की गाड़ी से टक्कर लगी थी, जिससे उसकी मौत हो गई। अगली खबर बता दें, वायुसेना उप प्रमुख ने आखिर क्यों कही ये बात की रक्षा मामले खासकर एरोस्पेस में आत्मनिर्भरता की है जरूरत। जी हाँ, वायुसेना के उप प्रमुख एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित का कहना है कि किसी भी देश का औद्योगिक रूप से मजबूत होना और रक्षा मामले में आत्मनिर्भर होना बेहद जरूरी है। खासकर एरोस्पेस के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बेहद जरूरी है। नई दिल्ली के कैंट इलाके में मानोकशा सेंटर में आयोजित हुए एक सम्मेलन के दौरान वायुसेना उप प्रमुख ने यह बात कही। सम्मेलन का विषय एनर्जाइजिंग इंडियन एरोस्पेस इंडस्ट्री, बोले तो आत्मनिर्भर भारत के लिए चुनौती था। नेक्स्ट खबर बता दें, एनडीए की सरकार बनने के बाद पहली बार बिहार आएंगे पीएम मोदी जी, सीएम नीतीश भी होंगे साथ। जी हां, बिहार में कुछ ही दिनों पहले बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिला, जब राज्य के सीएम नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव की आरजेडी से नाता तोड़कर भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में वापसी कर ली। नीतीश ने इसके बाद 9वीं बार सीएम पद की शपथ ली और दिल्ली जाकर पीएम मोदी समेत भाजपा के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की। तो वहीं अब खबर आई है कि पीएम नरेंद्र मोदी जी भी बिहार की यात्रा पर जाने वाले हैं। पीएम मोदी जी राज्य के 2 जिलों में सभा को संबोधित करेंगे। एनडीए की नई सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 मार्च को पहली बार बिहार की यात्रा पर आएंगे। पीएम का पहला कार्यक्रम दोपहर 1 बजे औरंगाबाद में, जबकि उसी दिन शाम 4 बजे दूसरा कार्यक्रम बेगूसराय में होगा। जानकारी के मुताबिक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस दौरान उनके साथ रहेंगे। अगली खबर बता दें, किसानों का दिल्ली चलो मार्च 29 फरवरी तक टल गया। संयुक्त किसान मोर्चा ने किया सबसे बड़ा ऐलान। जी हां, संयुक्त किसान मोर्चा ने 29 फरवरी तक अपना दिल्ली चलो मार्च स्थगित करने का फैसला किया है। किसान संगठन के नेता सरवन सिंह पंडेर ने खनौरी सीमा पर मीडिया से बातचीत में यह बात बताई। उन्होंने बताया कि आगे की रणनीति पर 29 फरवरी को फैसला होगा और हम सभी दुखी हैं। हमने अपने युवा किसान शुभकरण सिंह को खोया है। हमने फैसला लिया है कि 24 फरवरी यानी आज हम कैंडल मार्च निकालेंगे। किसान नेता पंडेर ने बताया कि 26 फरवरी को WTO बोले तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की एक बैठक है और 25 फरवरी को शंभू और खनौरी दोनों जगहों पर हम सेमिनार करेंगे कि WTO किसानों को कैसे प्रभावित कर रहा है। किसान नेता ने बताया कि हम WTO का पुतला जलाएंगे। WTO ही नहीं, हम कॉर्पोरेट और सरकार का भी पुतला जलाएंगे। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों कि हरियाणा के हिसार से कल की बड़ी खबर है, जहां पर खूनी भिड़ंत हुई है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे हैं, लाठियां भी भांजी गई है, तो किसानों ने पत्थर भी बरसाए हैं। तो वहीं अफसर भी लहू लुहान होते नजर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, शुक्रवार की हम आपको ये बात बता रहे हैं, जहां हरियाणा के हिसार में किसानों के प्रदर्शन के दौरान हालात बेकाबू हो गए। दरअसल हजारों किसान खनौरी बॉर्डर की ओर मार्च करने के लिए शुक्रवार को हिसार के खेड़ी चोपटा पर इकट्ठा हुए थे, जिसे पुलिस कर्मियों ने तितर बितर करने के लिए उन पर लाठी चार्ज किया। इससे गुस्साए किसानों ने पुलिस कर्मियों पर पत्थर चलाने शुरू कर दिए। हालात बेकाबू होता देख पुलिस कर्मियों को आंसू गैस के गोले दागने पड़ गए। जी हाँ, तो वहीं कुछ अफसर लहू लुहान भी होते नजर आए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों, जहां किसान नेता ने कहा है कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हो तब तक नहीं करेंगे शुभकरण का अंतिम संस्कार। जी हाँ, अगली खबर बता दें, आखिर ब्रिटेन की संसद में भारत में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर क्या कहा गया, जिसकी हो रही है चर्चा। दरअसल गुरुवार को सिख सांसद तरणजीत सिंह ढेसी ने किसानों को लेकर ब्रिटिश संसद में आवाज उठाई। उनका कहना है कि किसानों की अभिव्यक्ति की आजादी की हर हाल में रक्षा होनी चाहिए। तनमनजीत सिंह ने ब्रिटिश संसद को संबोधित करते हुए कहा, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के कई लोग नई दिल्ली की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारी किसानों की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित हैं। उन्होंने पत्र के माध्यम से मुझे अपनी समस्या से अवगत कराया है। साथ ही साथ अगली खबर आपको बता दें, जहां पर बंगाल से बड़ी खबर, बंगाल के संदेश खाली में फिर बिगड़े हालात। भीड़ ने टीएमसी नेताओं के घर में लगाई आग, मौके पर पहुंचे डीजीपी। जी हां, पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में संकटग्रस्त संदेश खाली के कुछ हिस्सों में शुक्रवार को सुबह फिर से विरोध प्रदर्शन हुए। पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक डीजीपी राजीव कुमार मौके पर पहुंचे और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। शुक्रवार सुबह नाराज स्थानीय लोगों ने इलाके में जबरन जमीन हड़पने एवं महिलाओं का यौन शोषण करने के आरोपी तृणमूल कांग्रेस नेताओं की संपत्तियों में आग लगा दी। तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेताओं के घरों में भी भीड़ ने तोड़ फोड़ की। जी हां दोस्तों, बहरहाल ऐसे में माना जा रहा है कि पीएम मोदी जी बंगाल जाएंगे तो संदेश खाली भी जा
सकते हैं। अगली खबर बता दें, क्या राम मंदिर का दिखेगा असर, बीजेपी की आएगी क्या 370 सीटें, क्या बोले प्रशांत किशोर। आपको बता दें, क्या 2024 लोकसभा चुनाव में एनडीए को 400 सीटें आएंगी। पीएम मोदी के टारगेट पर प्रशांत किशोर ने चुप्पी तोड़ी है। राम मंदिर मुद्दे का कितना असर चुनाव में दिखेगा, उन्होंने इस पर भी चुप्पी तोड़ी। इसके साथ उन्होंने राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा की टाइमिंग पर भी सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि जिस समय इंडिया गठबंधन पर फैसला होना चाहिए उसे छोड़कर राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, तो वहीं नीतीश कुमार के बीजेपी संग जाने से क्या असर होगा, इस पर भी प्रशांत किशोर ने रिएक्ट किया। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने इन सभी मुद्दों पर बात की। टाइम्स नाउ भारत के कार्यक्रम पब्लिक मंच पर उन्होंने इस चुनावी सीजन में हर सवाल के खुलकर जवाब दिए। जी हाँ, प्रशांत किशोर ने जातीय जनगणना के मुद्दे पर दो टूक कहा कि ये कोई नैरेटिव नहीं है, जातीय जनगणना से किसी को फायदा होने वाला नहीं है। तो वहीं एनडीए के 400 पार के नारे को भी उन्होंने पब्लिक का नैरेटिव नहीं है बताया, वो बीजेपी का चुनावी नारा है बताया है। इस चुनाव में नैरेटिव पीएम मोदी है, वो कैसे काम करते हैं इस पर वोटों की निगाहें रहेंगी। प्रशांत किशोर ने कहा कि इस देश में सबसे चर्चित यात्रा लाल कृष्ण आडवाणी की सोमनाथ से अयोध्या की रही, हालांकि उससे बीजेपी को मजबूती तो मिली लेकिन चुनाव में उस तरह से फायदा नहीं मिला। बहरहाल दोस्तों, आपको क्या लगता है 2024 में मोदी जी को क्या कोई चुनौती दे पाएगा? दोस्तों विपक्ष हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा, और जिनका जवाब होगा हाँ वो कारण जरूर बताएगा। साथ ही साथ दोस्तों अंतिम खबर आपको बता दें, बहुत महत्वपूर्ण, जहां हरियाणा में गरीब मुफ्त में कर सकेंगे बसों में यात्रा, 84 लाख लोगों को मिलेगा लाभ। जी हाँ, हरियाणा सरकार ने शुक्रवार को अपने बजट में कई बड़ी घोषणाएं की है। अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के तहत 1 लाख रुपए सालाना आय वाले 22,89,000 परिवारों को सालाना 1000 किलोमीटर मुफ्त बस सफर की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस योजना के लागू होने से प्रदेश के करीब 84 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। इस योजना पर करीब 600 करोड़ रुपए खर्च आएगा। लाभार्थियों को ई टिकटिंग प्रणाली से जुड़ा स्मार्ट कार्ड प्रदान किया जाएगा। इस पर जितने किलोमीटर सफर होगा वो उसके खाते से कटता रहेगा। जी हाँ, प्रदेश की सड़कों पर स्लीपर कोच बसें चलेंगी। साथ ही प्रदेश में 100 नए बस क्यू शेल्टर बनाए जाएंगे और रोडवेज बेड़े में 650 नई बसें शामिल की जाएंगी। बहरहाल हरियाणा सरकार के इस फैसले का क्या आप समर्थन करेंगे? दोस्तों अपनी राय दीजिएगा। ऐसे में ये देखिए कि सारी बड़ी खबरें आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दोस्तों भाइयों में साथियों में रिश्तेदारों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।